अस्सलामुअलैकुम। तो हमें ख़वातीन और हज़रात, तो आज हम पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डिस्क्राइब द कंपाउंड्स फॉर्म बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कि वो कंपाउंड्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने जा रहे हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है। तो यहाँ पर इसके अलावा अब क्या क्या चीज़ें नहीं बन सकती, ऑक्साइड्स नहीं बन सकते, कार्बोनेट्स नहीं बन सकते, बायकार्बोनेट्स नहीं बन सकते और सल्फाइड्स नहीं बन सकते ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के साथ अगर ये सब चीज़ें मिलेंगी तो ये सब चीज़ें नहीं इंक्लूड की जाएंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। हमने पहली चीज़ क्या कि पहले कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ मिल के जो बनेगा वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कैटिनेशन। कैटिनेशन का क्या मतलब है? कार्बन कंबाइन विथ इटसेल्फ, जो वो कार्बन जो कि अपने साथ कंबाइन होता है ताकि एक लार्जर मॉलिक्यूल बन सके ऑफ लार्जेस्ट चेन, यानी कि वो कार्बन जो कि आपस में मिल के एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाए, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाए, और वो भी लार्जेस्ट चेन का, क्योंकि जब भी कोई कार्बन कार्बन मिलेगा तो वो उसके साथ कार्बन कार्बन की चेन बन जाएगी और वो चेन भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स का अक्सर सवाल आता है क्वेश्चन में 1 मार्क का। तो इसमें लिखा हुआ है दोज कंपाउंड्स विच फॉर्म बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। मतलब वो कंपाउंड्स जो कि कार्बन से बन रहे हैं, हाइड्रोजन से बन रहे हैं, वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब इसके अंदर दो किस्में आती हैं। हाइड्रोकार्बन की भी दो किस्में हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन होता है जिसके अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड्स तो आपको पता होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड्स वो जो कि आपके पास यानी कि ग्रुप 4, 5, 6, 7 और उसके साथ मिलके बनता है, और समटाइम्स हाइड्रोजन के साथ भी मिलता है तो कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाती है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि कंटेन करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स। इनका भी एक मार्क्स की डेफिनेशन आती है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स का होता है। और यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन आपके सामने मौजूद है, दूसरा भी कार्बन मौजूद है। अगर आप देखें तो ये एक सिंगल बॉन्डिंग है, ये एक सिंगल बॉन्डिंग है, ये है, तो यहाँ पर एक ये डबल है। अच्छा, अब ये क्या है? ये यहाँ पर हमारे बताया जा रहा है, ये पेयर्ड और अनपेयर्ड के बारे में बताया जा रहा है। एग्जाम्पल नीचे, सॉरी। तो ये पेयर्ड और अनपेयर्ड का की बताया जा रहा है कि ये जो पेयर्ड है ना, दो चीज़ें जब एक साथ मिलती है तो वो पेयर्ड हो जाती हैं। अब ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, और ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली, तो यानी कि जो दो चीज़ें एक साथ मिलेंगी तो वो पेयर्ड हो जाएंगे। और ये सारे अगर आप देखें तो ये अनपेयर्ड है। अब इसी के साथ अगर हम यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिखाएं तो एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोकार्बन के अंदर ये सैचुरेटेड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर ये सैचुरेटेड है। ये एल्केन कहलाता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या कहलाता है? एल्केन। और डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग कहलाती है एल्कीन, जिसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए सिर्फ एक डबल हाइड्रोकार्बन यानी कि एक डबल बॉन्डिंग हुई है जिसकी वजह से ये अनसैचुरेटेड हो गया है। अगर ये अगर हम एक और बात भी देखें कि सैचुरेटेड जो होता है ना वो अनरिएक्टिव होता है, ये हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, और अनसैचुरेटेड ये होता है रिएक्टिव, क्योंकि इसको जल्दी होती है अपने कार्बन यानी कि अपने आप को स्टेबलाइज करने की, और ये तो ऑलरेडी स्टेबल होता है तो ये थोड़ा सुस्त होता है और ये थोड़ा तेज़ होता है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप देखिए सिर्फ एक बॉन्डिंग है डबल, तो इसकी वजह से क्या हो गया? ओनली सिंगल बॉन्डिंग विच इज़ नोन एज सैचुरेटेड। ओनली वन, सिर्फ अगर हम देखिए सिर्फ एक डबल बॉन्डिंग कैन कन्वर्ट सैचुरेटेड इनटू अनसैचुरेटेड। यहाँ पर सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दिया है एक डबल बॉन्डिंग ने। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो उसका है ना फॉर्मूला भी है CN, यानी कि N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, और यहाँ पर H2N, यहाँ पर भी नंबर ऑफ कार्बन प्लस टू यानी कि ये H के साथ 2 प्लस होगा तो हमारे पास ये इसका पूरा इक्वेशन आएगा। और इसके अंदर सिर्फ एक H कम, इसके अंदर सिर्फ एक 2 कम है, इसके अंदर सिर्फ एक 2 कम है, CnH2n है। इसके साथ भी अगर 2 मिल जाता तो ये हमारे पास सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता, और ये है अभी अनसैचुरेटेड। अब यहाँ पर क्या है? अब इसका एक टेबल भी आता है। अगर हम टेबल देखेंगे तो टेबल काफ़ी आसान है कार्बन प्रीफिक्स का। यहाँ पर काफ़ी आसान है। जो पहला जो कार्बन होता है वो होता है मेथ, फिर दूसरा जो होता है वो ईथ होता है, तीसरा होता है प्रॉप, चौथा होता है ब्यूट। अच्छा ब्यूट है, अब मेरे को आदत है कि मैं उसके ऊपर प्रोनाउंस करके बोलता हूँ, तो ब्यूट है। फिर पांचवा है पेंट, छठा है हेक्स,
फिर 7वां है हेप्ट, 8वां है ऑक्ट, 9वां है आपके पास नॉन, फिर 10वां है डेक। तो इस तरीके से आपके पास ये 10 आते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद करना होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए ताकि आप आगे के जो भी सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर ये याद यानी कि याद होना लाजमी है। अच्छा तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है नेमिंग ऑफ एल्केन। अब यहाँ पर एल्केन फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन मौजूद है, एक कार्बन मौजूद है, तो हमने देखिए सी के साथ भी 1 लगाया, H2N यहाँ पर H2N के साथ भी 1 लगाया हमने। हालांकि अभी N को हटा देना चाहिए था, लेकिन हमने आपको दिखाने के लिए कि N था तो हमने इसके आगे 1 लगा दिया और +2 कर दिया, तो 2 1 2 और +2, तो यहाँ पर H4 हो गया और C हो गया। और N2 अगर हम देखें तो C2 H2 N2 +2, तो 2 2 4 हो गया, +2 हो गया इसके अंदर 6, तो ये मैथ मीथेन इथीन इथेन। अच्छा इथेन के बाद फिर आता है प्रोपेन। अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर भी देखें तो एक कार्बन के साथ 3 4 लगे हुए हैं यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन, इसके साथ 2 के साथ 6 लगे हुए हैं, इसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 के साथ आपके पास 8 लगे हुए हैं, यहाँ पर इसी तरीके से सो ऑन। यही फॉर्मूला लेके ये पूरा शुरू होता है और ख़त्म होता है। अगर आपने कोई गलत किया है तो आप मेरे पास देख लें, क्योंकि मैंने सब सही किए हुए हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अच्छा एक और बात यहाँ पर अब शो होता है नेमिंग ऑफ एल्कीन। अब ये जो है ना, अब हमारे पास मीथ है, मीथ, अब इसके आगे ENE आ जाएगा, इसके मीथीन बन जाएगा। अब अगर यहाँ पर ये एल्केन होता तो इसके यहाँ पर A होता, तो यहाँ पर ये मीथेन बन जाता, ये ईथेन बन जाता। तो ये हमें देखना है, यही हमें नोटिस करना है कि क्या चीज़ फ़र्क आ रही है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आप लोग इसमें सबसे अच्छी किसकी ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर देखिए N1 है और यहाँ पर N2 है, तो यहाँ पर हमने N1 लगाया तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया। उनमें फ़र्क क्या है, इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने इनको 2 डबल कर दिए। हालांकि हम कर सकते थे सिंगल सिंगल, लेकिन सिंगल सिंगल काफ़ी आसान होता है, तो डबल करना तो हमारे पास आइसोमेरस में पढ़ेंगे, होमोलॉजी सीरीज़ में पढ़ेंगे। तो अभी फिल वक्त आप ऐसे ही याद करें, मीथीन इथीन प्रोपीन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 था तो हमने यहाँ पर H2 1 मल्टीप्लाई करा दिया तो हमारे पास CH2 आ गया। N2 के अंदर हमने 2 डलवा दिया तो हमारे पास क्या बन गया, इथीन। और यहाँ पर आप देखिए इसके अंदर डबल बॉन्डिंग भी है, इसके अंदर फर्दर डबल बॉन्डिंग नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर 2 ही H है और यहाँ पर एक ही कार्बन है, तो इसके अंदर आगे नहीं चल सकता, तो इसके अंदर सिंपली ऐसे ही बनेगा। लेकिन अगर आप देखें ईथीन के अंदर क्या है, 2 कार्बन है, तो यहाँ पर हमने बीच में डबल बॉन्डिंग लगा दी और इसके 2 H, इसके 2 H, यहाँ पर ये क्या है, डबल 2 H है। अब इसके प्रोपेन के साथ क्या है, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी डबल है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, अब आप यहाँ पर देखिए डबल बॉन्डिंग है। अब यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया था, यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए H, तो यहाँ पर क्या है, कार्बन और कार्बन के साथ भी तो एक बॉन्डिंग बन रही है ना भाई। देखिए ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों डबल बॉन्डिंग हो गई। अच्छा ये 2 बॉन्डिंग है, ये 2 हैं और ये डबल बॉन्डिंग कार्बन के साथ, तो ये क्या बन गया, ये 4 हो गए इसके। अब ये जो शख्स हैं ये इसके साथ डबल बॉन्डिंग कर रहे हैं तो इसके 2 ये हो गए, और फिर जब इसके साथ H मिल रहा है तो और दूसरा कार्बन मिल रहा है तो इसकी 4 बॉन्डिंग हो गई। तो इसी तरीके से ये आगे देखिए कंटिन्यू हो गया। अब ये यहाँ पर उसकी 4 बॉन्डिंग हो गई और यहाँ पर देखिए इसके साथ 3 बॉन्डिंग है, तो हमारे साथ ये सिंपली प्रोपेन ऐसे बन गया। अब इसी तरीके से ब्यूटेन की अगर हम बात करें तो ब्यूटेन के अंदर भी हमारे साथ यही सीन है, यहाँ पर C और C के साथ डबल बॉन्डिंग है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो 2 H हैं और 2 कार्बन की बॉन्डिंग है, तो ये 4 बॉन्डिंग इसकी कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर हम देखें आगे की तरफ, तो आगे की तरफ क्या है, आगे की तरफ भी यहाँ पर इसके साथ 2 बॉन्डिंग है और इसके साथ हमारे पास 2 बॉन्डिंग है और एक इसके साथ कार्बन की बॉन्डिंग और एक हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है, तो इसके साथ भी 4 बॉन्डिंग हो गई। तो इसी तरीके से हमने इसके साथ भी ये पूरा किया हुआ है। तो अगर आप में से किसी का गलत हुआ हो तो वो आप देख लें, यहाँ पर मेरे साथ मैच कर लें और एक मरतबा स्क्रीनशॉट लेना ताकि आपके पास सेव रहे। चले अब हम आगे। अब हमारे पास आता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन। अब अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये एल्केन की भी हैं, ये एल्कीन की भी हैं, तो कोई वरी नहीं होने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस देयर मॉलिक्यूलर मास ऑल्सो इंक्रीजेस। क्योंकि अगर हम देखें एक शख्स का अगर एक शख्स का अगर वेट इंक्रीज़ होता है तो ऑटोमेटिकली उसका मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज़ होगा। क्योंकि अगर हम देखें एक कार्बन की भी तो कोई वेट होगा ना, तो दूसरे कार्बन के साथ जब वो मिलेगा तो ऑटोमेटिकली उसका वेट इंक्रीज़ होगा। जब उसका वेट इंक्रीज़ होगा तो यानी कि उसका मास इंक्रीज़ होगा।
अब अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है, एम मीन्स मेल्ट और पी का मतलब पॉइंट होता है, बी का मतलब बॉइलिंग और पी का मतलब पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इट इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेज, यानी कि जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे पास यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है। ये तो बड़ा आसान है। दैट इज़ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू, सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम देखें तो एल्केन होता है गैस में, फिर होता है लिक्विड में, फिर होता है सॉलिड में। तो अगर हम देखें तो मीथेन क्या हुआ, मीथेन आपके पास हुआ गैस, इथेन भी आपके पास गैस हुआ, फिर आपके पास वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, फिर थिक सॉलिड। अभी हमें डेंसिटी की बात की जा रही है। एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेज द डेंसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। यहाँ पर क्या बात हुई, यहाँ पर अब डेंसिटी के अंदर क्या है कि हमारे पास देखिए दो बॉल है। अब इसमें हम देखते हैं दो बॉल, हमारे पास एक प्लास्टिक की बॉल है, एक हमारे पास है मेटल की बॉल। दोनों का सरफेस एरिया एक ही है, दोनों का वॉल्यूम एक ही है, लेकिन उनका मास अलग अलग है। अगर उनका मास अलग है तो ऑटोमेटिकली उनका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो होगी मेटल की डेंसिटी ज़्यादा। कैसे, क्योंकि मेटल के अंदर अगर हमारे पास 500 kg है और उसको डिवाइड करेंगे उसके वॉल्यूम से तो हमारे पास डेंसिटी निकल आएगी। तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम से। यानी कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो डेंसिटी डिक्रीज़ होगी, अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो डेंसिटी इंक्रीज़ होगी। तो अब हम आगे चलते हैं सॉल्युबिलिटी पे। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड्स ऑफ एल्केन ओनली डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स विच इज़ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राहेड्रल है, क्या टेट्राक्लोराइड। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी में कि वो कंपाउंड्स ऑफ एल्केन जो कि ओनली मतलब कंपाउंड्स जो होते हैं एल्केन के वो सिर्फ और सिर्फ वो डिज़ोल्व होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विच इज़ बेंजीन है आपके पास, कार्बन टेरा क्लोराइड है। अब इसके बाद आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का क्या मतलब होता है कि थिकनेस। एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता है तो थिकनेस बढ़ जाती है, जिसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। उस कार्बन की, उस कंपाउंड की थिकनेस बढ़ जाएगी जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाएंगे। अब फ्लेमेबिलिटी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपके पास जो जलना, यानी कि जलने का मतलब होता है फ्लेमेबिलिटी। हमारे पास अगर आप देखें माचिस की तिल्ली जो होती है, जब हम उसको जलाते हैं, उसको जब हम रगड़ते हैं उसकी सरफेस के साथ तो हमारे पास क्या होती है, एक आग बनती है, आग भड़कती है। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है फ्लेमेबिलिटी। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे तो वो थिक होता जाएगा, उसकी जो इंटरमोलिकुलर जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो उसके अंदर की जो फोर्सेज है वो जब स्ट्रॉन्ग हो गए तो ऑटोमेटिकली उसकी फ्लेमेबिलिटी डिक्रीज़ हो गई क्योंकि उसका जलना कम हो गया। अब इसी की तरह हमारे पास आता है केमिकल प्रॉपर्टी क्या आती है, कंबक्शन रिएक्शन है हमारे पास पहला। अच्छा, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये हमारे पास कंबक्शन रिएक्शन कई जगह आता है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन को जब बर्न किया जाता है तो हमारे पास कंबक्शन रिएक्शन होता है। हमारे पास अगर H.C देखेंगे तो ये है हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन। जब भी हम हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन को जब प्लस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस हीट। क्योंकि जब हम किसी भी दो चीज़ों को जब हम लोग साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास गर्मी यानी कि हीट भी बनती है, हमारे पास हीट भी प्रोड्यूस होती है, हमारे पास वाटर प्रोड्यूस हो रहा है और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसी तरीके से हमारे पास दो और एग्जांपल्स हैं नीचे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है CH4 + O2। यहाँ पर देखिए, अब जब हमारे पेपर में आएगा तो एक मार्क्स आपका इक्वेशन सही लिखने का और दूसरा मार्क्स आपके पास होगा कि आपने क्या बैलेंसिंग सही की है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बैलेंसिंग भी की हुई है। और ये यहाँ पर देखिए CH4 मैंने आपको पहले ही बताया था कि गैस से लिक्विड, फिर लिक्विड से सॉलिड। तो CH4 क्या है, मीथेन है। तो मीथेन क्या है, गैस में, और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी गैस में होता है। तो गैस बनेगा और एक लिक्विड बनेगा क्योंकि H2O लिक्विड में ही होता है। अब एक और है हमारे पास, अब हाइड्रोकार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, लेकिन दिस टाइम जो ऑक्सीजन है वो लिमिटेड फॉर्म में। अब जब ऑक्सीजन लिमिटेड फॉर्म में तो जो पहले हीट बन रही थी वो अब हीट नहीं बनेगी, वो हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और हमारे पास H2O बनेगा यानी कि लिक्विड।
ये सिर्फ किसके लिए होता है, ये एल्केन के लिए, अभी हम आगे जाके एल्कीन के लिए भी पढ़ेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड जो रिएक्शन है वो सिर्फ एल्केन के लिए ही होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है हमारे पास, ये हेलोजिनेशन। अगर आपने हेलोजिनेशन यानी कि ग्रुप नंबर 7 के पढ़े हैं वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो अभी यहाँ पर सिर्फ हम इसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन टू एल्केन फ्रॉम एटम्स, यानी कि एल्केन के अंदर जो हाइड्रोजन होते हैं अगर हम उनको हटा दें, उनको रिप्लेस कर दें, तो वो क्या होगा, ड्यूरिंग द सनलाइट, तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है ये प्रोसीड अंटिल ऑल हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट ना हो जाए। तो ये क्या है, ये रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन है एल्केन के अंदर फ्रॉम एटम्स में से, उसके एटम्स में। तो और दीज रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होते हैं ये परफॉर्म किए जाते हैं सनलाइट के अंदर। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड अंटिल ऑल हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड, और ये तब तक चलता है जब तक तमाम हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट ना हो जाएं। अब हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है। हाँ भाई, एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, हाँ भाई, इथेन रिएक्ट्स विथ Cl यानी कि क्लोराइड टू फॉर्म टू प्रोडक्ट्स in the sunlight, complete the reaction with state and symbols and name the product। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, अगर हम यहाँ पर देखें तो ईथेन है कौन सा, ये तो हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मीथेन। ये हमारे पास, ये सब हमारा मीथेन ही बना हुआ है। अगर हम पीछे देखेंगे, अब मैं आपको पहले मीथेन से समझाता हूँ। मीथेन के अंदर क्या है, इसके पास अभी 4 कार्बन है, हमने इसके साथ Cl2 प्लस किया, Cl सिंगल बॉन्डिंग है तो Cl2 है। अब एक Cl इसके साथ रिएक्ट हो गया और एक H निकल गया इसमें से। अब AH निकल गया और एक Cl बचा हुआ है, तो ये HCl बना देगा, यानी कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड बना देगा, यानी कि HCl हाइड्रोक्लोराइड, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड का पहला आ गया। अब इसी के साथ अब हम इसी को ही दूसरे में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमने इसी को ही शिफ्ट कर दिया और इसके साथ एक और मरतबा Cl2 मिलाया और इसके साथ ये बन गया Cl2, यानी कि 2 मरतबा Cl हो गया और एक निकल गया फिर से, तो CH2 बन गया और हमारे पास एक HCl फिर से आ गया। अब ये HCl ये भरता, अब ये HCl हर बार निकलेगा क्योंकि हम हर बार एक मरतबा कर रहे हैं तो हर बार निकलेगा। अगर हम ये देखें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा क्लोरोमीथेन। ये क्लोरोमीथेन बनेगा क्योंकि एक मरतबा इसके अंदर क्लोराइड आ रहा है, तो ये क्या बन गया, क्लोरोमीथेन। और ये क्या बनेगा, ये बन गया डाइक्लोरोमीथेन क्योंकि 2 मरतबा हो रहा है। अब इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर 3 मरतबा हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ट्राइक्लोरोमीथेन। अब यहाँ पर 4 मरतबा हो गया तो टेराक्लोरोमीथेन। तो ये इस तरीके से ये चलता जाएगा। और इस मरतबा अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ एक ही मरतबा इसमें H बचा हुआ है, तो ये H भी ख़त्म हो जाएगा आखिरी में जाते जाते। जैसे कि हमारे पास हमने यहाँ पर नहीं किया हुआ तो ये H भी ख़त्म हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ख़त्म हो गया H, क्योंकि यहाँ पर चारों H थे, ये चारों H इस्तेमाल हो गए और इस तमाम के तमाम क्या बना दिया इन्होंने, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया और इन्होंने CCl4 बना दिया, तो यहाँ पर टेराक्लोरोमीथेन हो गया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है एल्कीन केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर भी कंबक्शन रिएक्शन होता है, बर्निंग ऑफ अ हाइड्रोकार्बन अंडर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच मीन्स। अब यहाँ पर भी हमारे पास ये एग्जांपल है, अगर हमारे पास ऑक्सीजन यानी कि वाटर लिमिटेड नहीं है, अगर हमारे पास ऑक्सीजन लिमिटेड नहीं है यानी कि अनलिमिटेड मौजूद है, तो हमारे पास वही रिएक्शन होगा जो कि एल्केन के अंदर हुआ था। लेकिन अगर ऑक्सीजन लिमिटेड है तो यहाँ पर क्या होगा फ़र्क, यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कहते हैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, और यहाँ पर CH2 बना हुआ है हमारे साथ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और फिर हमें इसको वापसी बैलेंसिंग करनी। और अगर आपको मैं एक और बात बताता चलूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड इस धरती यानी कि हमारी जो धरती है उसके लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये एक टॉक्सिक गैस है और ये एक हमारे पास ग्रीन हाउस गैस है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये एक आप समझे पॉल्यूशन प्रोड्यूस करने में ये काम आता है। तो हम आगे चलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर आगे हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंबक्शन रिएक्शन के बाद लिखा हुआ है एडिशन रिएक्शन।
अब मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि जो कि एल्कीन होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपके पास होते हैं रिएक्टिव, क्योंकि उनको जल्दी होती है कि वो जल्दी से जल्दी सैचुरेटेड बन जाए, और सैचुरेटेड तो ऑलरेडी सैचुरेटेड होते हैं तो उनको तो ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अनसैचुरेटेड और यहाँ पर सैचुरेटेड आपको नज़र आ रहा होगा। फिर अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर देखें एक अनसैचुरेटेड की एग्जाम्पल दी हुई है और एक A+B दिया हुआ है, AB। अब ए बी दिया हुआ है, अब ये ए बी है क्या, ए बी कुछ भी हो सकता है, ये HCl हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम एडिशन रिएक्शन करेंगे, तो ए बी को हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास सबके साथ इसने रिएक्ट करने लग गया, तो ए बी भी बन गया और हमारे पास ये ए बी अब ये क्या बन गया, ये सैचुरेटेड हो गया। सैचुरेटेड का हो गया तो यानी कि ये क्या बन गया, ये आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड बन गया। सैचुरेटेड क्या है, एल्केन। अब मैं आपको बताता हूँ कि एल्केन कब बनता है। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन है। पहला रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, एल्कीन, इथीन, इथीन यानी कि एल्कीन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म इथेन, इथेन बनाते हैं यानी कि एल्केन। अच्छा, नेसेसरी कंडीशंस आर, यहाँ पर आपके पास निकल, Ni का मतलब होता है निकल, और प्लेटिनियम लिखना था, प्लेटिनियम 300 सेल्सियस। अब यहाँ पर है क्या, अब यहाँ पर ये है कि हमारे पास एक अनसैचुरेटेड है और हमने इसके साथ हाइड्रोजन गैस को ऐड किया। अब जो हमने हाइड्रोजन गैस को ऐड किया तो ये जो दो फाके थे, ये जो फाका था ये खुल जाएगा, यानी कि डबल बॉन्डिंग सिंगल बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसके ऊपर एक और रॉ लग जाएगी और वो बना देगी सैचुरेटेड, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। और ये निकल और ये प्लेटिनियम है जो कि हमारे पास 300 सेल्सियस पे, तो ये बन गया हमारे पास ईथेन। अब ये देखिए कितना आसान सा फॉर्मूला था कि हमने इथीन के साथ जब हमने H2 मिलाया इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम और निकल, तो 300, अच्छा अब यहाँ पर निकल भी ले सकते हो, प्लेटिनियम ले सकते हो, कोई भी एक ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। 300 सेल्सियस पर तो हमारे पास इथीन निकला। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला देखें तो CH2 H4 + H2 इज इक्वल्स टू C2H6, यानी कि हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखा हुआ है एडिशन ऑफ वाटर, इथीन रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म इथेनॉल। इथेनॉल हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नेसेसरी कंडीशंस आर, H2SO4 क्या होता है, यहाँ के पास होता है हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट होता है, और आपके पास H3PO4, ये आपके पास होता है हाइड्रोजन फॉस्फेट एट 300 सेल्सियस, और दिस टाइम ये 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये हमारे पास H2SO4 और H3PO4 है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है। अच्छा, एल्केन जब एल्कीन जब रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो इथीन है तो वो जब रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ, तो वो अल्कोहल बनाएगा। अल्कोहल यानी कि शराब, समटाइम हम शराब भी कहते हैं और समटाइम जो परफ्यूम में भी लगता है तो वो भी कहते हैं, तो वैसे तो हम शराब भी कहते हैं, और जो कि शराब हराम है। और अगर हम आगे देखें तो इथीन यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ, और अगर हम देखें गौर से तो पानी के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं। पानी के अंदर होता है एक हाइड्रोजन, एक होता है OH। OH क्या होता है, ये होता है हाइड्रो ऑक्साइड। और अगर हम देखें यहाँ पर इथीन जब रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ H2SO4 और यहाँ पर H3PO4 की मौजूदगी में 300 सेल्सियस और 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो ये इथेनॉल बन रहा है। तो ये वापसी दोनों बॉन्ड, ये जो फाके थे ये खुल जाएंगे और उसके ऊपर दो एरोज बन जाएंगे, और ये दो एरोज के अंदर एक में हाइड्रोजन डाल दो और एक में OH डाल दो, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी यही सीन है, इसका फॉर्मूला है C2H4 + H2O यानी कि पानी, फिर जब हमने इसके साथ मिलाया इसके उसमें, तो हमारा C2 और H4, और यहाँ पर हम देखिए एक और H मिल रहा है, तो H5 बन गया, और OH की यहाँ पर तो एक OH हमने यहाँ डाल दी, तो हमारे पास ये इसका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। कंडीशन ऑफ क्लोरीन, अगर हम देखें, अगर हम क्लोरीन मिलाएंगे तो यहाँ पर दोनों क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पर Cl2 और Cl2 के साथ यहाँ पर एक सिंगल बॉन्डिंग है, तो हम यहाँ पर एक सिंगल बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर एक Cl और Cl के साथ एक सिंगल बॉन्डिंग है, तो हम इन दोनों को साथ मिलाएंगे तो इन दोनों के ऊपर हम बात करें तो इनके ऊपर वापसी फाके बन जाएंगे, और हमारे पास ये भाईजान टूट जाएंगे। जब ये भाईजान टूट जाएंगे तो हमारे पास Cl आ जाएगा इसके ऊपर,
और इसके ऊपर भी Cl आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर किया हुआ है, और ये आपको समझाने के लिए ये दोनों फाके टूट जाएंगे और ये Cl इसके ऊपर भी आ जाएगा, Cl इसके ऊपर भी आ जाएगा। इट कुड भी पॉसिबल कि आप ये Cl नीचे डाल दो, ये भी नीचे डाल दो, और ये H ऊपर डाल दो, ये H ऊपर डाल दो, कोई मसले की बात नहीं है। अब हमने यहाँ पर देखना है यहाँ पर कितनी मरतबा H आया, यहाँ पर कितनी मरतबा Cl आया, यहाँ पर 2 मरतबा Cl आएगा। जब यहाँ पर अगर 1 मरतबा Cl आता तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, क्लोरो ईथेन। लेकिन ये हम सिर्फ किस में लिखते हैं, ये यहाँ पर एक जो होता है ये होता है ईथेन के अंदर, जो हमने पीछे पढ़ा। लेकिन यहाँ पर ईथीन के अंदर 2 मरतबा Cl मिलेगा, तब जाके ये स्टेबल पोजीशन में आएगा। तो यहाँ पर डाइक्लोरो ईथेन लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास ये था। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसके फॉर्मूले में क्या है, C2H4 जो कि एक फॉर्मूला है ईथीन का। अब इसके साथ जब हमारे पास Cl2 मिलेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, C2H4Cl2। ये हमारे पास यही रहेगा ईथीन के अंदर, और ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास ये लिक्विड में है, ये भी लिक्विड में है भाईजान, ये भी गैस में है। अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन की एडिशन की बात की जा रही है। अब इसके अंदर भी यही सीन हो रहा है। यहाँ पर Br2 है, जब इसमें ऐड करा दिया तो ये बन गया हमारे पास डाइब्रोमो ईथेन। सिंपली हमारे पास, अगर आपको यहाँ पर देखना है तो देख लो, एक मरतबा स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद हमारे पास आता है C2H4 प्लस Br2 C2H4Br2। अब ये इसके हमारे पास फॉर्मूला हमने लिख दिया। तो फॉर्मूला ऊपर लिखा था, इसको दोनों को साथ प्लस कर दिया तो हम आंसर के सिंपली यही करना था। अब यहाँ पर जरा गौर से देखो, अगर तुमने पढ़ा है कि भाई ये Br2 क्या होता है, भाई Br2 होता है एक रेडिश ब्राउन गैस और यहाँ पे रेडिश ब्राउन लिक्विड। तो अब जब ये लिक्विड जब अनसेचुरेटेड से मुराद इथीन या फिर एल्कीन से मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, ये कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगी। यही एक इसका होता है, इसको हम फाइंड करने का ये एक प्रोसेस होता है। आज आपको कुछ सवाल में CIEs में कोई क्वेश्चन आ जाए कि हाउ टू फाइंड दैट इथीन इज प्रेजेंट अंडर द ब्यूरेट के अंदर मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, ऐड ब्रोमाइड, ऐड अ ब्रोमीन रेडिश ब्राउन लिक्विड इनटू द हाइड्रोकार्बन। तो हमारे पास इफ इट विल कन्वर्ट इफ इट विल चेंज इट्स कलर टू कलरलेस, तो इट इज़ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। भाई मेरा फर्स्ट टाइम है तो इससे थोड़ा अगर गलती हो जाए तो माफ़। अब हम बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डिफ्रेंशिएट बाय केमिकल टेस्ट। अगर हमने पीछे पढ़ा कि एट एक्वस ब्रोमीन इन द सोल्यूशन, एक्वस ब्रोमीन इन द सोल्यूशन है, इट हैव्स रेडिश ब्राउन कलर। इस बार रेडिश ब्राउन कलर होता है। इफ़ रेडिश ब्राउन कलर डीकलराइज्ड सो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रेजेंट। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास आता है होमोलॉजी सीरीज़। होमोलॉजी सीरीज़ के अंदर होता है क्या है, सीरीज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। इनके पास सेम केमिकल प्रॉपर्टी होता है, इनके पास सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है। इन सीरीज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स डिफरेंस ऑफ -CH2 मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो CH4 के अंदर हम देखें तो एक कार्बन होता है और CH4 4 होते हैं। अब ये हमारे पास मीथेन है, ये हमारे पास इथेन है। इथेन के अंदर क्या है, अगर हम देखिए 6 हाइड्रोजन होते हैं और 2 कार्बन, हमने इनको इक्वली डिवाइड कर दिया। अब इसके नीचे अगर हम देखें तो इसके अंदर नीचे क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ के पास प्रोपेन क्या होता है। प्रोपेन के अंदर देखें तो यहाँ पर हमारे पास कुल मिला के 8 होते हैं। 8 होते हैं हाइड्रोजन। तो हमने इसको 2 जो ऊपर थे उनको अलग कर दिया और इसके बीच में ये डाल दिया, तो हमारे पास ये कंटिन्यू होता गया और जैसे जैसे भरते गए हमने ये बीच का भराता गया। देखिए यहाँ पर भरते गए। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो पहले में क्या है, यहाँ पर CH2, यहाँ पर भी CH2 बन गया। अब ये CH2 और ये CH, अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास अगर हम देखें तो 6 होते हैं। तो हमने एक को CH2 बना दिया, एक को CH3 बना दिया और एक को CH बना दिया। फिर हमने उसके बाद वापसी CH3 कर दिया, फिर CH कर दिया, फिर CH2 कर दिया, फिर CH3 कर दिया। फिर इसी तरीके से ये 2 भी कंटिन्यू होगा। बहुत आसान है, आप एक मरतबा देख लो, समझ लो कि ये क्या है तो आप समझ जाओगे ईजीली। अब अगर हम देखें तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बताता हूँ। अच्छा, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ होमोलॉजी सीरीज़। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इट कंटेन्स सेम जनरल फार्मूला। इसके पास सेम जनरल फार्मूला होता है, एक ही फार्मूला होता है। दे हैव सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़।
अगर मैं आपको बताऊं इनके पास सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो होती हैं, मगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डाउन द ग्रुप चेंज होती जाती है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने, क्योंकि मेरे जो सर ने लिखाया था वो लिखवाया तो ये था लेकिन समझाया नहीं। अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसकी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी है। अब ये डाउन दी ग्रुप बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर CI से पूछे कि आपको एक आप सिमिलैरिटी बता दो और एक डिफरेंस बता दो, तो एक सिमिलैरिटी क्या है, दे हैव सिमिलर केमिकल एंड सेम जनरल फॉर्मूला बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप चेंजेस। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ब्रांच चेन और अनब्रांच चेन। अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास देखें, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो शुरू में जो बना हुआ है ये अनब्रांच्ड है, जो शुरू में बना हुआ है वो अनब्रांच है। वो कैसे, क्योंकि वो दोनों उधर तो सिर्फ एक सिंगल रॉ जा रही है, ये अलग है भाईजान, ये अलग है, इन दोनों में सिंगल रॉ जा रही है। अब दूसरे वाले के अंदर क्या है, अगर हम देखें, अगर हमें ब्रांच बनाना है तो ये होता है एक टर्मिनल, ये भी होता है टर्मिनल, जिसके ऊपर अगर कुछ बने तो ये अनब्रांच ही रहता है। लेकिन हम अगर इन दोनों के बीच में, यानी कि इसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान किसी भी एक पे मार दें, एक भी सी डाल दें, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एक ब्रांच बन जाएगा, एक किसी चीज़ का भी ब्रांच बन जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट दी कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन, यानी कि इसके अंदर एक उसके अंदर जो होती है ये एक लॉन्गेस्ट चेन होती है और इसके अंदर से चेन होती है, नॉर्मल चेन। अब अगर हम आगे देखें तो सी दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास। अब अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास एक टर्मिनल के ऊपर लगा हुआ है। अब मैं वही बात जो कर रहा था, टर्मिनल के ऊपर लगेगा तो ये एक कार्बन सो नो चेन कैन बी मेड, क्योंकि टर्मिनल कार्बन के ऊपर बना हुआ तो कोई चेंज नहीं होगा और ये अनब्रांच ही रहेगा। मार्क दी टर्मिनल कार्बन, जब भी आप कुछ भी करें तो आप टर्मिनल कार्बन को मार्क कर लें। जैसे हमने यहाँ पे मार्क किया रेड से कलर से, टर्मिनल कार्बन मार्क किया और हमने उसके आगे सी डाल दिया और ये क्या बन गया, ये बन गया ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है ना मेरी जान, तो ब्यूटेन बन गया और ये ब्रांच हो गया। अब यहाँ पर ये भी ब्रांच है। ये कैसे ब्रांच है भाई, ये ऐसे ब्रांच है कि देखो हमने ये टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, इसको कर दो लेफ्ट, इन दोनों का हटा दो, मगर इसके ऊपर तो है ना, तो इसके ऊपर तो है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ब्रांच। अब हम भरते हैं आगे की तरफ। भाई एक मरतबा स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेना तो मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। बस अब आगे। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डाउन द ग्रुप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज होता जाता है। उनके पास सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, लेकिन उनके पास डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। ये भी 2 मार्क्स का ही आता है। आइसोमेरिज्म होता है, आइसोमेरिनेट लिखा हुआ है यहाँ पर, आप करेक्ट स्पेलिंग देख के खुद निकाल लेना है नेट से, कि यहाँ पर हमारा जो सर ने लिखा था वही लिख दिया हमने। हम यहाँ पर लिखा हुआ है C4H10। अब ये क्या है, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये है ब्यूटेन और ये लिखा हुआ है पेंटेन। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर क्या किया, इनमें हमने मार्क कर लिया। अब हमने किसी भी एक के नीचे डाल के हमने पहले देखा तो यहाँ पर 2 टर्मिनल पॉइंट्स हैं और किसी भी एक के नीचे हमने जाके उसके नीचे हमने एक कार्बन को नीचे कर दिया शिफ्ट। अब कार्बन को जब नीचे शिफ्ट कर दिया तो ये क्या बन गया, मिथाइल। ये तो बन गया मिथाइल और ये बन गया प्रोपेन। अब ये जब बन गया, ये बन गया प्रोपेन और ये बन गया मिथाइल। मीथेन होता है, हालांकि हम मिथाइल लिखते हैं जब किसी भी उसके अंडरहुड में आता है, तो इसको हमने मिथाइल। तो ये कितना है 2, हम जब भी लिखते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन है ये, 2 मिथाइल प्रोपेन लिख दिया हमने, क्योंकि इसका ये फॉर्मूला है। यहाँ पर 1 C 2 C 3 C। अब यहाँ पर ये तो टर्मिनल हो गए, अब इसके नीचे आ सकता है तो हमने इसके नीचे डाल दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसी तरीके से हमारे पास पेंटेन था। अब यहाँ पर हमने किसी भी ढूंढ लिया 1 2 3 4। अब ये बोलेंगे 1 2 3 4 4 क्या है। अब यहाँ पर अगर हम इधर डाल दे तो हम यहाँ से 1 2 3 4 लिखते। अब अगर हमने यहाँ डाल दिया तो हमने 1 2 3 4 लिख दिया था। ये हम सीक्वेंस करें तो हमने इसके नीचे एक C डाल दिया, यहाँ पर 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया, क्योंकि हमने इसके नीचे डाल दिया तो ये 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया। और अगर हम देखें, अगर हम इसी तरीके यहाँ पर 5 है ना, हम या अल्लाह इसके ऊपर हाथ आइए मेरा, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 2 C हैं 3 C हैं
और एक सी हमने ऊपर डाल दिया, एक सी नीचे डाल दिया, और बात तो वही हो गई, बस हमने सी को शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर 2 पे डाला तो एक सी इधर एक सी इधर, तो 2 सी हो गए, तो ये कुल मिला के 5 हो गए ना। 5 हो गए तो ये क्या बन गया, ये अभी भी बना है आपके पास, क्या बन गया ये अभी भी आपके पास क्या बन गया, आपके पास वो बन गया कि ये वो है पेंटेन। लेकिन अब इसका फॉर्म नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर था 2 मिथाइल, अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 मिथाइल, ये एल है, मिथाइल प्रोपेन, ये बन जाएगा ये। अब क्योंकि यहाँ पर हम देखें पहली रो में क्या 3 है और यहाँ पर 2 हैं, तो 2,2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसी तरीके से आइसोमेरिज्म है किसका, यहाँ पर C4H8 यानी कि ब्यूटीन का है। अब हम ब्यूटीन और इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे 2 हैं, ये हम क्या कर सकते हैं, ये N = ब्यूटीन है। अब हम इसको अगर हम आगे शिफ्ट कर दें, अगर हम इसको, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इसको तो हम आगे शिफ्ट कर दें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन बन जाएगा अगर हम इसको आगे शिफ्ट कर दें। क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2, यहाँ पर सिर्फ 1 था, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ब्यूटीन कितना है, 1। अब यहाँ पर 2 हैं, तो 2 ब्यूटीन बन गया, 2 ब्यूटीन। तो अगर इसी तरीके हम आगे कर दें तो यहाँ पर 3 ब्यूटीन। तो अगर फिर अगर हम और आगे निकलें तो आगे तो और है ही नहीं ना, तो हम सिर्फ यहाँ से ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अच्छा, अगर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ पर क्रैकिंग भी होती है। ऑन हीटिंग हैवी हाइड्रोकार्बन्स लार्जर एल्केन ब्रेक्स इनटू लाइटर हाइड्रोकार्बन, स्मॉलर एल्केन और एल्कीन और हाइड्रोजन बनता है विदाउट ऑक्सीजन। यहाँ पर जो लार्ज एल्केन होता है, हम जब उसको हीटअप करते हैं तो ये एक स्मॉलर एल्केन बनाता है, एक एल्कीन बनाता है और एक आपके पास हाइड्रोजन बनाता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है हमें, यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं। C16H34 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमने एक ऑक्टेन बनाया और एक ऑक्टीन बनाया। ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, दिस विल डिसाइडेड बाय पेपर दैट व्हाट वी नीड टू मेक। हमें यहाँ पर पेपर बताएगा कि हमें क्या बनाना है, उसके हिसाब से हम बनाएंगे। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ये बड़ा आसान होता है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो हम शुरू करते हैं अल्कोहल हमने देखिए पीछे डिटेल में नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने किससे पढ़ा था, ईथीन के, जब हमने उसमें एडिशन कराई थी यानी कि वाटर स्टीम में, तो हमारे पास अल्कोहल बना था। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अल्कोहल का हमारे पास जनरल फार्मूला भी है। हमारे पास क्या फार्मूला है, CnH2n+1 अलग से है और एक OH है, समझे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजेलिक ग्रुप का होता है -OH अटैच विथ हाइड्रोकार्बन इज नोन एज दिस। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब हमें यहाँ पर इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए C2H5OH किया। अब ये आप 1 पे कंफ्यूज मत हो भाई, एक OH है और एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होगा, इसके साथ एक हाइड्रोजन ऐड होगा, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जवाब आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो हमारे पास ये इथेनॉल है। अब यहाँ पर हमारे पास इथेनॉल का क्या है, यहाँ पर हमारे पास लिखना चाहिए था ये OL, आखिरी में इथेन लिखेंगे, इथेन के आगे OL लगा देंगे, इथेनॉल लिख देंगे, AN के बाद OL लगा देंगे। इसी तरीके से हमने ये सारे कर लिए, समझे फॉर्मूला, समझे आप सब। CH3OH, क्योंकि एक ही मरतबा एक OH एक उसके साथ मिल रहा है, क्योंकि OH अलग है। अगर हम देखें OH क्या है, ये पॉलीमर है, तो ये इसके साथ मिलेगा तो हमारे पास ये बल्कि बना देगा मिथेनॉल। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बाय रिएक्टिंग इथीन विथ स्टीम। ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, इथीन रिएक्ट्स विथ स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और H3BO4, इसके साथ भी किया जा सकता है और PO4 के साथ भी किया जा सकता है, एट 300 सेल्सियस एंड 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यही हमने किया जो हमारे पास। अब ये क्या है, ये जो है, इसमें भाई कंफ्यूज मत हो, ये मैंने अपनी लर्निंग के लिए लिखा था, कार्बोजेलिक एसिड है ये हम आगे पढ़ेंगे। अब ये हमने इसी तरीके से, अगर आप देखें तो हमने इसी तरीके से फॉर्मूले में कन्वर्ट किया है,
और यही हमारे पास फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो इथेनॉल है ये रिवर्सेबल है, इट इज़ आ रिवर्सेबल रिएक्शन। रिवर्सेबल रिएक्शन यानी कि ये इसमें भी वापसी कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। तो हमें इसको एक कॉन्सनट्रेट हीट देना पड़ता है जो कि 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 300 सेल्सियस। अगर अब हम आगे देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है, ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। व्हाट इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हमारे पास होता है एंजाइम। एंजाइम हमारे पास बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये प्रोसेस होता है और टेम्परेचर शुड बी लाई बिटवीन 18 टू 20, 18 से 20 के दरमियान टेम्परेचर होना चाहिए। ग्लूकोज, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है जब हम इसको हीटअप करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। हमारे पास ये क्या है, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज, ये इसका फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला याद कर लो। ये कन्वर्ट हो गया इथेनॉल में। भाई ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको होमोलॉजी सीरीज़ में लिखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C2H5 5H और OH। मैं तो भाई पेपर में यही लिख के आता हूँ और सर मेरे मार्क्स काटते भी नहीं हैं। और इसके आगे हमने CO2 लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम एक उसमें कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम बैलेंस कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर बैलेंस किया हुआ है, ये 6 हैं और ये हमारे पास 2 हैं, तो हम इसके आगे 2 लगा देंगे, तो ये 2 2 4 और यहाँ पर हमारे पास 1 C है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो हमारे सब बैलेंस हो गया। अब हमें देख के बैलेंस करना होता है। ये ग्लूकोज होता है सॉलिड में, फिर ये लिक्विड में आ जाता है इथेनॉल, और फिर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब हमारे पास, क्योंकि मैं आपको क्या बता रहा था कि ये जब होता है तो ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये गैस, ये हमारे पास गैस में होता है, ये लिक्विड में होता है, ये सॉलिड में ही होता है। अब अगर हम आगे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हाट इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने क्या बोला, हाइड्रोकार्बन कंटेन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके अंदर CO होता है और OH होता है, CnH2n प्लस 1COOH। ये OIC होता है एसिड, ये एक एसिड होता है। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर में आया था कि आप मुझे बताएं इन सब में से कौन सा एसिड है, मुझे इथेनॉल दे दिया, मुझे इतना सब कुछ, मैं कंफ्यूज हो गया। लेकिन फिर मैंने जब बाद में याद किया कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ये एक एसिड होता है, तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया। मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया तो हमारे पास मेरे को फुल मार्क्स मिल गए। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जवाब ये गलत है भाई, ये मैंने ना बगैर सर की मौजूदगी में किया था तो गलत किया था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका असली। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये जो है, ये 2 कार्बन क्या बन गए, ये 2 कार्बन क्या बन गए, या क्या बन गया, ईथेन। ये ईथेन, ये ईथेन बन गए। अब यहाँ पर क्या लिखा है हमारे पास, जो हाँ भाई ये ईथेन बन गए, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हमारे पास ये 2 हैं, अब हमने यहाँ पर ये AN लगा दिया इसके आगे। अब ये क्या है, ये हमारे पास 3, ये इसके साथ कनेक्टेड है क्योंकि ये 3 है, हमने जनरल फार्मूला देखा था। और ये COO, ये 2 बॉन्डिंग। अच्छा, अगर आपको मैं ये दिखाऊं, ये 1 2 बॉन्डिंग, ये 1 बॉन्डिंग और इसके साथ ये 1 बॉन्डिंग, तो ये कितनी हो गई, 4 बॉन्डिंग हो गई ना। तो हमारे पास ये क्या बन गया, इथेनोइक, NOIC, इथेनोइक एसिड बन गया हमारे पास। ये क्या था, हमारे पास 2 कार्बन है हमारे पास, और हमारे पास ये हमने जनरल फार्मूला में से निकाला और हमारे पास ये जवाब आ गया कि हमारे पास HC। अब हमारे पास जनरल फार्मूला में हम ज़रा पुट कर लेते हैं इधर। हमारे पास ये क्या बन गया, C2H3। अब यहाँ पर हम H3 के बाद क्या ले सकते हैं, OOH। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास ऐसा सिंपली आंसर आई है। इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ इथेनोइक एसिड। अच्छा, अल्कोहल प्लस ऑक्सीजन, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बनता है वाटर।
कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बनता है पानी। अब हमारे पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है हमारे पास, ये क्या होता है, ये एक एसिड होता है। आगे एसिड लिखा हो तो भाई समझ जाओ एसिड होता है। तो पेपर में कोई पूछे कि कौन सा स्ट्रक्चर कौन से एसिड का है, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर हो यानी कि इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर हो, तो वो क्या होगा, वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। समझे। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये हमने अल्कोहल प्लस ये क्या है ऑक्सीजन, तो हमारे पास आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर देखिए फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, अब ये इसी का ये आ गया, टेंशन मत लो, एटमॉस्फेरिक बात तो वही होगी ना ऑक्सीजन। इथेनॉल के साथ जब हमने प्लस किया O2 तो हमारे पास इथेनोइक एसिड बन गया। अच्छा, करने को तो आप ये भी कर सकते थे, यहाँ पर जो C2 है इसको CH3 और COOH भी लिख सकते थे, लेकिन हमने C को कॉमन ले लिया और H को 3 दिखा दिया और OOH दिल दिया, तो कोई मसले की बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लस H2O, पानी भी इसके साथ है, तो ये आपके सामने फॉर्मूला मौजूद है, ये मौजूद है। अब ये आपके पास, हम आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन एजेंट की बात कर रहे हैं। इथेनॉल फ्रॉम इन दी, अच्छा इथेनॉल फ्रॉम इन दी, अच्छा फॉर्म लिखना था, फ्रॉम लिख दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ, अच्छा यहाँ पर फ्रॉम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4। KMnO4 क्या है, पोटेशियम मैग्नेट प्रोड्यूसेस। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, इथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ओ, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे ही बनाना है, और KMnO4 वार्म किया इसके साथ, तो इथेनोइक एसिड और प्लस H2O बन गया। यहाँ पर अब ये फॉर्मूला भी मौजूद है, समझ जाओ भाई कि क्या करना है। अब मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ। ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये बड़ा आसान है, अगर मैं आपको समझाने बैठूंगा तो यहाँ पर टाइम लग जाएगा। ऑब्जर्वेशन क्या है, ड्यूरिंग द रिएक्शन पर्पल कलर ऑफ KMnO4 इनटू कलरलेस इन केस ऑफ K2Cr2O7, ये क्या है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्लोरोमेट है। द कलर विल चेंज फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। भाई ये याद कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा सवाल इसी के बारे में पूछे जाते हैं। आगे लिखा हुआ है ईस्टर। ईस्टर क्या होता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइन होता है अल्कोहल के साथ, तो वो बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास क्या बनाता है, ईस्टर बनाता है पानी के साथ। अब ये जो हमारे पास कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है, ये हमारे पास होता है डाईहाइड्रोहाइड्रेटेड एसिड में होता है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब हम मिलाते हैं अल्कोहल, तो हमारे पास H2SO4 बनता है और ईस्टर बनता है और प्लस H2O बनता है। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ कि आगे है क्या। अब बस इसके बाद हमारे पास पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाँ भाई एक इथेनोइक एसिड है, एक हमारे पास है इथेनॉल, और ये बना दिया इसने इथाइल इथेनॉइड। अब यहाँ पर अब समझो, यहाँ पर समझने की बात है, यहाँ पर समझना क्या। अब ये इथेनॉइड था, इथेनोइक एसिड था, भाई ये देख लो इथेनोइक एसिड है, सही है। ये क्या है, इथेनॉल एसिड। अब अगर हमने इन दोनों को साथ देखें तो ये इसका H और इसका HO, इसका HO जब एडिशन करेंगे तो क्या बना देंगे, वाटर। क्योंकि वाटर के अंदर क्या होता है, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है हाइड्रो ऑक्साइड, तो जो मिलके बनाते हैं तो वो बन जाते हैं वाटर। अब इन दोनों को आप मिनिमाइज करा दो तो आपके पास बाकी जितना भी फॉर्मूला है वो आपके पास बन गया ईस्टर। ये ईस्टर है, अब ये ईस्टर है क्योंकि हमने इसको मिनिमाइज करा दिया, तो ये ईस्टर सिंपली यही समझाया जाता है। फिर हमने वाटर का इसको अलग से लिख दिया H2O। अब आप बताओ इसमें हमने नेमिंग कैसे की। विद इन दी 5 मिनट्स आप नीचे मुझे, विद इन दी 5 सेकेंड आप मुझे सर्च इंजन में बताओ, ये नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओ कि इसको हमने नेमिंग कैसे की। अब मैं आपको बताता हूँ नेमिंग कैसे की। सिंपली अब यहाँ पर क्योंकि मैंने बहुत समझने के बाद जाके मैंने ये फैसले पे आया नेमिंग ऑफ ईस्टर के अंदर कि जो पहला फॉर्मूला होता है, हमें यहाँ पे देखिए इसको 2 में कन्वर्ट कर दो। एक इसका फॉर्मूला अलग से लिखो, एक इसका फॉर्मूला अलग से लिखो, आंसर आ जाएगा। हमने इसका फॉर्मूला जब से पहले वाले का लिखा तो हमने यहाँ पर क्या देखा, 2 कार्बन है, सही है, इथेनो, अच्छा हमें 2 कार्बन है, इथेन N तक लिखा। फिर हमने यहाँ पर देखा डबल O है तो इथेनॉइड लिख दिया, इथेनॉइड लिख दिया। अब हमने इसको देखा भाई ये क्या सीन चल रहा है, तो हमने देखा 2 कार्बन है और हमने 2 कार्बन है तो ये क्या ईथ बन गया। और जब हमने देखा कि ये 2 कार्बन इधर इसके बाद आ रहे हैं तो हमने क्या भाई इथाइल इथेनॉइड। अब इसी तरीके से हमारे पास क्या है ये, अब हमारे पास इसको देखा तो हमने क्या लिखा इथेनॉइड। ये हमारे, अच्छा हमने जब इसको देखा तो हमने क्या लिखा इथेनॉइड। कैसे लिखा, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, 2 कार्बन हो गए तो ये इथेनॉइड हो गया। अब CH3 किसको डिनोट कर रहा है, ये मीथेन, मिथाइल, मीथेन को बोल रहा है।
तो हमने जब देखा कि इसके बाद आ रहा है तो ये मिथाइल इथेनॉइड बन गया, समझे। अब इसी तरीके से ये हमारे पास सब में किया गया है। अब हमारे पास आप देखेंगे सब में करा गया यही सेम है। और आप देखेंगे अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देगा। अब यही हमारे पास पूरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है जो मैं आपको समझाऊं। ये सब, इसी के अलावा हमारे पास एक और चीज़ है जो मुझे भी नज़र आई, आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल। ये आप देख लो, ये भी बड़ा आसान है, अगर समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। तो इसके बाद अगर हमें एक और लेक्चर लेना है अल्कोहल का, आइसोमेरिज्म का, तो वो मैं आपको इसके बाद कंडक्ट करा दूंगा। तो मैं अभी थक गया हूँ, तो इंशाल्लाह आप मिलते हैं अगली मरतबा। अल्लाह हाफ़िज़।